Hello everyone, welcome to the live session organized by SoftPro India. Firstly, I would like to wish you all a very happy and bright new year. आप सब जानते हैं कि ये सेशन सिविल इंजीनियरिंग के लिए रखा गया है, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैट का स्कोप क्या है सिविल इंजीनियरिंग में। आप सब कैट के बारे में जानते होंगे, सबने कैट का नाम सुना होगा, सबने कैट के बारे में हल्का फुल्का ओवरव्यू सभी को होगा। बट आज का जो ये सेशन रखा गया है, यूट्यूब लाइव का सेशन जो रखा गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, स्पेशली इसमें हम आपको कैट के बारे में बेसिक्स बताएंगे, कैट की इम्पोर्टेंस क्या है एक सिविल इंजीनियर के लिए, और कैट का स्कोप आने वाले समय में क्या है। आप बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी सिविल इंजीनियरिंग में, बुक्स पढ़ी होंगी, और बहुत ज़्यादा आप लोग कंप्यूटर ओरिएंटेड नॉलेज से अगर वाकिफ नहीं है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो स्कोप ऑफ कैट इन सिविल इंजीनियरिंग, अब स्कोप मतलब ये होता है जैसे आज की डेट में सिविल इंजीनियरिंग में जो हो रहा है उससे बेहतर, उससे अच्छा भविष्य में क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा इसका नमूना दिखाऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप कैट पढ़ लेते हैं या कंप्यूटराइज्ड नॉलेज आपके पास अगर है तो आप कितना कुछ बेहतर और कितना कुछ एडवांस कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, बहुत आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, ये सब अच्छे से जानते होंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, सब जानते होंगे, सबने अच्छे से पढ़ी हैं सब चीज़ें। लेकिन क्या हम इनका इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं कि नहीं, ये शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं अगर बात करूँ स्टील डिज़ाइन की, अभी आप सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में, तो आप हल्का फुल्का आपको ओवरव्यू होगा स्टील डिज़ाइनिंग का। तो हाँ, हम लोग स्टील डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। हम लोगों ने आरसीसी पढ़ा, IS 456 2000 के नॉर्म्स आप सभी को याद होंगे, पता होंगे। तो वो सारे नॉर्म्स हम एक सॉफ्टवेयर पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम आरसीसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं। वो सब एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आपने आरसीसी पढ़ी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ी होगी आपने, तो हाँ, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं आप लोग। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल MS एक्सेल, आप सभी लोग जानते होंगे कि MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल में हम कैसे काम करते हैं। उस MS एक्सेल सॉफ्टवेयर की मदद से, बेसिक सॉफ्टवेयर है, उसको कुछ हमें कहीं मार्केट में नहीं जाना है, उसके लिए खोज नहीं करनी होती, बहुत बेसिक चीज़ है, उससे हम बिल्डिंग का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो अब हम बात करते हैं स्कोप की, स्कोप ऑफ कैट इन सिविल इंजीनियरिंग की। तो आगे बढ़ते हैं सेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग इस लाइव सेशन में जो जुड़े हैं, हाँ, इसमें जो देखिए बीच में क्वेश्चंस अगर आएंगे तो मैं देखता रहूँगा। इसमें मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके लिए भी सेशन बेनिफिशियल होने वाला है, बट उनके लिए स्पेशलाइज्ड सेशन जो एक है वो कल रखा गया है 1 बजे। तो दोनों दिन के सेशंस मैंने अलग अलग प्लान कर रखे हैं, सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए। मैकेनिकल वाले भी इसमें जुड़े रहें, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, उनको भी कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। लास्ट में जो मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, लास्ट में जो एक मैं वीडियो दिखाऊंगा, वो मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप लोग जुड़े रहें, आपको कुछ ना कुछ इसमें नॉलेज जरूर मिलेगी। तो मैं पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अजय श्रीवास्तव है, मैं सॉफ्टप्रो इंडिया लखनऊ में एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम करता हूँ। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो भी ट्रेनिंग है मैं उसका हेड हूँ। और बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे वो मुझे पहचानते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में वो मिले होंगे मुझे, या उन्होंने मेरे लाइव सेशंस मेरे देखे होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। टॉकिंग अबाउट माय एजुकेशनल एक्सपीरियंस, आई हैव डन MTech इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, BTech इन सिविल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एज वेल। जी हाँ, ये मेरा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। अब अगर बात करूँ अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनली, जो मैं काम करता हूँ, जिस तरीके से, जिस वजह से मैं आपके पास प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, तो आई एम वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट एट सॉफ्टप्रो इंडिया। और 2020 में जब सभी लोग पैंडेमिक में जूझ रहे थे, जब बहुत सी दिक्कतें सभी लोग को फेस करनी पड़ रही थी,
तो उस समय जो एक हमारा पढ़ाई का मोड था जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई की नई नई चीज़ें सीखी थी, नए नए तरीके सीखे थे, तो उसी दरमियान हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने लगभग 8,000 से ज़्यादा ट्रेनीज़ को कोविड 19 पैंडेमिक में ऑनलाइन जूम, गूगल मीट और अपने पॉलीप्रेप LMS के थ्रू 8,000 से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की। उसके बाद या उसके पहले की अगर बात करें तो ऑफलाइन अगर मैं बात करूँ तो आई हैव ट्रेन मोर देन 5,000 डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो पैंडेमिक हटा के आगे पीछे जो भी ईयर्स रहे हमारे 18, 19 और फिर आफ्टर द पैंडेमिक्स, तो आई हैव ट्रेन मोर देन 5,000 इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा ग्रेजुएट्स। और जैसे कि आपका सेशन आप देख रहे हैं अभी, ऐसे ही ऑफलाइन वर्कशॉप्स, ऑनलाइन वर्कशॉप्स, मैंने लगभग 400 से ज़्यादा ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी दी हैं। अब मैं बात करूँगा अपनी ट्रेनिंग्स की जो मैंने ऑनलाइन तो खैर मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैंने कराया। ऑफलाइन अगर मैं बात करूँ तो कुछ रिनाउंड कॉलेजेस हैं जिनको मैंने यहाँ पे स्लाइड में मेंशन कर रखा है, आप लोगों ने सबका नाम सुना होगा जाहिर है। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स जो मैंने इन हाउस ट्रेनिंग्स जो मैंने कराई हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख पा रहे होंगे IIT आगरा, देन KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, इन सब कॉलेज से आप बहुत ही रूबरू होंगे, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे इन कॉलेजेस के बारे में। तो मैंने इन कॉलेजेस में ऑफलाइन ट्रेनिंग कराई है। और बात करें फिर IIT अयोध्या, AIMT लखनऊ, BBD NITM लखनऊ, इन सब कॉलेजेस के बारे में आपने लगभग सुना ही होगा। तो इन कॉलेज में मैंने इन हाउस ट्रेनिंग्स भी कराई हैं। अब जो आज का अपना टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। व्हाट इज कैड? कैड के देखिए फुल फॉर्म सभी लोग जानते होंगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग मतलब सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट या कंप्यूटर का यूज करके हम कोई भी डिजाइनिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो हम उसे कैड कहते हैं। पहली स्लाइड के जो पहली लाइन में जो लिखा हुआ है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंप्यूटर मॉडल्स डिफाइंड बाय ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। आप सभी ने ED पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब ने पढ़ रखी होगी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जिन लोगों ने पढ़ रखी है वो इस चीज़ को अच्छे समझ पाएंगे। जब हम ड्राइंग करते थे, जब हम ड्राइंग बनाते थे, तो हमें वहाँ पे यूनिट्स और डायमेंशंस मिलते थे कि किस यूनिट पे बनेगा, mm होगी, सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, स्केल क्या होगी, 1:50 होगा, 1:20 होगा, 1:100 होगा, क्या स्केल होगी, क्या उसके पैरामीटर्स होंगे कि वो कितनी, लाइक एक फॉर एग्जांपल एक लाइन की अगर हम स्केल से मदद से अगर खींच रहे हैं तो कितने सेंटीमीटर की होगी, कितने मीटर की होगी। तो ये सब चीज़ें भी हम सॉफ्टवेयर पे वो सारे ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स डाल के इजिली बना सकें, उसे हम कैड कहते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग इन्वॉल्व करता है हमारे ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स को जो हेल्प करते हैं ड्राइंग, डिजाइनिंग या ड्राफ्टिंग के लिए। अब कैड दो प्रकार के हो सकते हैं, 2D और 3D। सब लोग 2D 3D से वाकिफ होंगे, सबने 3D मूवीज लगभग देखी होंगी। 2D मतलब टू डायमेंशनल, एक्स और वाई एक्सिस में। अगर हम बात करते हैं 3D की, तो 3D में हमारे पास 3 डायमेंशंस आ जाते हैं, 3 डायमेंशनल, यानी कि हमारे पास एक जो नया डायमेंशन पड़ता है वो Z। और आज के डेट में 3D का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, 3D मॉडलिंग का, 3D मॉडल्स का विजुलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। सभी ने कैड सुना है। कैड के बाद आता है कैम, एडवांसमेंट उसका। फिर एक और आता है CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, जिसमें हम एनालाइज भी कर सकते हैं। आप लोगों ने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में या फ्लूइड मैकेनिक्स में इन सब में पढ़ा होगा कि हम कैसे एनालाइज करते हैं, पावर चेक करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, मटेरियल्स की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो सब चीज़ें हम एक सॉफ्टवेयर पे यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका नाम है ANSYS। तो ये सब बहुत एडवांसमेंट है सिविल इंजीनियरिंग के। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। CAD allows expert to create more accurate design representations। आप सब ने पढ़ा होगा AD, आप सब जानते हैं कि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितनी एक्यूरेसी से कितनी डिजाइनिंग की है। हालांकि सब लोग एक्यूरेसी से ही डिजाइन करते थे, पर कहीं ना कहीं छोटा ना कुछ एरर्स रह जाते थे।
उन्हीं एरर्स को हम इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से, एक्यूरेट डिजाइन्स बना सकते हैं। सबसे लास्ट में हम देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ है, कैड रिप्लेस मैनुअल ड्राफ्टिंग, अलाउ डिजाइन डेवलपमेंट, ऑल्टरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब इसको समझिएगा, कैड ने क्या किया है, कैड में जो मैनुअल ड्राइंग मेथड है उसे रिप्लेस कर दिया है। उसे ड्राफ्टिंग भी कहते थे हम लोग, ड्राफ्टिंग भी, क्योंकि आप लोग एक ड्राफ्टर लेके ही इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब में जाते थे, तो उसे हम मैनुअली से सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट कर चुके हैं। और ये बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर होती है, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, जिसका नाम है ऑटोकैड। बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसने मैनुअल ड्राफ्टिंग को, मैनुअल ड्राइंग को कंप्यूटराइज्ड वे में चेंज कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं। कैड की इंपॉर्टेंस क्या है? कैड की इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अब फॉर एग्जांपल आप इसको समझिएगा, मैं आपको कैड की इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी, आप अगर मैनुअल काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक मैनुअल एग्जांपल लेते हैं, बेसिक सी चीज़ कि आप एक कॉपी पे लिखना चाहते हैं सेम चीज़। आप मान लीजिए एक पैराग्राफ है, आपको कॉपी पे नोट करना है, आप उसको लिख रहे हैं और वही आपको 100 बार लिखना है, वही आपको 100 बार लिखना है। तो आप मैनुअली लिखते जाएंगे, 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो उसमें आपका बहुत समय जाएगा, बहुत मेहनत लगेगी आपकी। अगर वही चीज़ आपको बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप वही चीज़ अगर कंप्यूटर पे या वर्ड पे कहीं टाइप करते हैं, तो आप इजीली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, सेकंड्स आप उसको टाइप करें, कॉपी करें, पेस्ट करें और इजीली आपने उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। जो काम आप 1 घंटे में करने वाले थे, वो काम आपने 2 मिनट में कर दिया। तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। मतलब जो आप काम कम देर में कर रहे थे, ज़्यादा देर में कर रहे थे, उसे आप अब कम टाइम में कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। उसके बाद आता है रिड्यूसेस एरर। मैनुअल वर्क्स जब हम करते थे, जब हम ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग करते थे, तो जब हम मैनुअली किसी काम को करते थे, तो उसमें एरर्स का होना बहुत लाजमी था। हम लोग एरर्स उसमें बहुत ईजिली आ जाते थे। किसी की लाइन स्ट्रेट नहीं है, किसी की लाइन एंड पॉइंट्स पे मिल नहीं रही है, किसी का शैम्फर फिलर प्रॉपर नहीं है, तो उन सब एरर्स को भी हम ईजिली ख़त्म कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से कैड सॉफ्टवेयर्स को सीख सकते हैं। अब बात करते हैं इम्प्रूव्स क्वालिटी। अब एरर कम होगा तो क्वालिटी भी जाहिर सी बात है उसकी बढ़ेगी। जब एरर कम होंगे तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। अब लास्ट वाला लिखा होगा, इंफॉर्मेशन इनेबल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ईडी का एग्जांपल लेके चलता हूँ। सबसे बेसिक्स और बेहतर एग्जांपल हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही है। जब हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में शीट किसी को शेयर करते थे, जब किसी को शीट देते थे, तो वो कितना, मतलब आप पेपर पूरा रोल करके लगाते थे फिर शेयर करते थे। इसमें कैड में क्या मदद हुई है कि हम इजीली एक सॉफ्टवेयर पे हमने काम किया, उसको एक छोटी सी फाइल बन गई, वो फाइल हमें मेल के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, ड्राइव के थ्रू इजीली शेयर कर दिया। कोई पेपर इन्वॉल्व नहीं, कोई मेहनत इन्वॉल्व नहीं, इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। आप इस कोने में बैठे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में, वो आपकी इमेजिनेशन वाली जो फाइल है, जो भी आपने ड्राइंग किया है, जो भी आपने बनाया है, वो फाइल आप इजीली शेयर कर सकते हैं। अब लास्ट में मेरा कहना है, मैं कुछ कैड के बारे में जो मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है जो मैं कहता हूँ, कैड इनेबलिंग द डिजाइन इंजीनियर्स टू ट्रांसफॉर्म देयर विजन इनटू रियलिटी। मतलब हम सिविल इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, बेसिकली हम अपने दिमाग में कोई चीज़ सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, या इसको हम ऐसा कर दें, या इसको हम इतना खूबसूरत बना दें, तो वो पेन पेपर से तो हम कर नहीं सकते। पेन पेपर से बेसिक एक आइडिया ले सकते हैं, बट अगर हम उसी चीज़ को अपने किसी भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर पे करते हैं, तो जो हमारा विजन है, जो हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो ऐसा दिखे, तो उसको हम ईजिली दिखा सकते हैं। जी हाँ, आप एक वर्किंग प्रोजेक्ट भी कैड की मदद से दिखा सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बेसिक आपने सिविल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मान लीजिए आप बेसिक आपको घर दिखाना है, आपने घर बना दिया, आपका घर दिखने में कैसा होगा, आप उसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, आप उसके डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए हम एक फॉर एग्जांपल एक कार बनाते हैं, एक कार का एक हम बना लेते हैं, कार कैसे रन करेगी, कार किस स्पीड से रन करेगी, ये सारी चीज़ें, कार का रंग कैसा होगा, कार के पार्ट्स क्या है, कार के फंक्शंस क्या है,
वो सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर की मदद से दिखा सकते हैं। तो जो हमारा विजन है, जो हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वैसा हम कर सकते हैं कैड की मदद से, बीइंग अ सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब और मैं इस बात को बेसिकली मेरा सेशन जो 2 दिन का मैंने रखा है सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग रखा है, बट इंजीनियरिंग की कोई भी ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जो इंटरकनेक्टेड नहीं है। सारी ब्रांचेस हर एक ब्रांच से कनेक्टेड है। अब इस चीज़ को एग्जांपल लीजिएगा, फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोजेक्ट बना, समझिए मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है। बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, मेट्रो रेल सबने नाम सुना होगा। मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ इस समय, लखनऊ मेट्रो के बारे में आपने सुना होगा, दिल्ली मेट्रो के बारे में आपने सुना होगा। तो बेसिक सा एग्जांपल है मेट्रो रेलवेज का। तो एक प्रोजेक्ट है मेट्रो रेलवे का। तो अगर मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि हमारी जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं वो कैसे इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले प्लानिंग आई, सिविल इंजीनियर लगे। प्लानिंग के बाद मशीनरीज की फिटमेंट हुई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम आ गया। मशीनरीज की फिटमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके इंस्टॉलेशंस के बाद हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम लागू करना है, ऑनलाइन सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर साइंस आईटी इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट से लेके एंड तक किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस की ज़रूरत होती है। तो अभी आप बेसिकली पढ़ रहे हैं तो आपको इतना इसका नॉलेज नहीं होगा, इसका इंफॉर्मेशन नहीं होगा, बट जब आप किसी फर्म में कहीं काम करने जाएंगे, किसी अच्छी इंडस्ट्री में काम करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक बिल्डिंग, एक पर्टिकुलर कंपनी में आपको सिविल इंजीनियर भी मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियर भी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी मिलेगा और सीएस भी मिलेगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स होंगे एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए। और जितनी भी ये कैड की सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्हें बनाने वाला कंप्यूटर इंजीनियर ही है, कंप्यूटर साइंस का ही बंदा है। बट उसने क्या किया, उसने सिविल इंजीनियर्स की मदद ली, सिविल इंजीनियर्स के आइडियाज़ को, मैकेनिकल इंजीनियर के आइडियाज़ को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के आइडियाज़ को लिया और फिर उसे कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसने एक सॉफ्टवेयर का रूप दिया। तो कहीं ना कहीं सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस फोटो से आप समझ पा रहे होंगे, एक बेसिक सी सॉफ्टवेयर आती है कैड की, जिसको हम ऑटो कैड कहते हैं। तो ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग, कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक, डिजाइनिंग भी होता है, CADD भी बोलते हैं कि डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग भी होता है, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग भी बोलते हैं। पहले उस पर ही जाते हैं, अभी इस भी बात करते हैं कि ईडी और कैड मतलब जो मैंने आपको बातें बताई कि लाइफ बिफोर ऑटो कैड। ऑटो कैड के पहले लाइफ कैसी थी लोगों की, लोग कैसे काम करते थे, आप राइट साइड देख सकते हो। और आप अगर ये चीज़ सर्च करेंगे लाइफ बिफोर ऑटो कैड क्या थी, तो आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी फोटोज गूगल पे मिलेगा और आप देख पाएंगे कि ऑटो कैड जब नहीं था तो लोग कैसे काम करते थे, कैसे लोगों की फंक्शनैलिटी थी, क्या उनको दिक्कतें आती थी। जो मैंने आपको बताया ना अभी कि एक्यूरेसी नहीं होती थी, एरर्स होते थे, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते थे, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती थी। अब यही जितने इंजीनियर्स लगे हुए हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप देखेंगे अपने फिंगर टिप्स पे नहीं गिन सकते हैं कि कितने लोग हैं। ये जितने लोग काम कर रहे हैं, इन सभी के काम को एक बंदा कर सकता है, एक सिस्टम की मदद से, एक सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसका नाम है ऑटो कैड। उस बेसिक सॉफ्टवेयर की मदद से आप इन सारे काम को, जितने लोग ये कर रहे हैं, अगर डिज़ाइन ड्राफ्टिंग का ही काम कर रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर से मदद से आप सभी लोग इस काम को बहुत इजीली, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ऑटो कैड के पहले जो लाइफ थी और अब जो लाइफ है, वो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन अभी लास्ट में दिखाता हूँ। अब सिविल इंजीनियरिंग में कैड की सॉफ्टवेयर, जो लोग यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं, या तो उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पे नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में कुछ करना चाहते हैं, अगर सिविल इंजीनियरिंग के भविष्य में अगर आप कुछ योगदान देना चाहते हैं या अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बुकिश नॉलेज के अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं दावे से कहता हूँ, क्योंकि सिर्फ बुक नॉलेज से आपका कुछ नहीं होने वाला। आज की डेट में जो एडवांसमेंट है वो
सॉफ्टवेयर का ही युग आने वाला है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं होगा भविष्य में। अभी भी ऐसा हो रहा है, बहुत सी कंपनीज बिना सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं करती, वो सब सॉफ्टवेयर की ही मदद कर लेते हैं। अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने काम को बेहतर करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं ऑटोकैड, स्टैड प्रो। ऑटोकैड डिज़ाइनिंग, ड्राफ्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। स्टैड प्रो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्टैड प्रो, स्टैड प्रो का यूज़ हम करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिज़ाइनिंग के लिए। और जो इस समय डिप्लोमा के स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे, मैं उनको बता दूं कि बेसिकली आपको इन दो सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर में या बीटेक थर्ड ईयर में हैं और आपको अगर ये ऑटोकैड और स्टैड प्रो के बारे में नहीं पता, तो पहले आपको इन्हें सीखना चाहिए। मेरा मानना पर्सनल मानना ये है कि मैं आप लोग से अगर जुड़ा हूँ तो मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँ आज। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप डिप्लोमा पास कर रहे हैं, तो ऑटोकैड, स्टैड प्रो और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपको आना ही चाहिए। क्यों? तो किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू दोगे, किसी कंपनी में जाके अगर प्लेस होना चाहते हो, कहीं पे जॉब करना चाहते हो, ये भविष्य में जॉब करना चाहते हो, तो ये बेसिक चीज़ है, इसको आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपको जॉब दिला सकते हैं। आपने पढ़ लिया, आपने नॉलेज ले ली, आपको आरसीसी के बारे में पता है, आपको स्टील डिज़ाइनिंग के बारे में पता है, आप चले गए इंटरव्यू देने, आप साइट इंजीनियर बन गए। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ की जा सके, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाली है, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित करेगा भविष्य में। आप कंपनी में जाएंगे, आप बताएंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें और आती हैं, तो आपका बेहतर प्लेसमेंट हो सकता है, बेहतर जॉब लग सकती है आपकी, आप अच्छा कमा सकते हैं। मैं आपको लास्ट में सब चीज़ें बताता हूँ कि एक बेसिक कैड इंजीनियर की अगर सैलरी की बात करते तो क्या होती है, मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ। तो ऑटोकैड, स्टैड प्रो, ईटैप्स, और अगर बीटेक की बात करूँ कि बीटेक वाले जो अगर सेशन को देख रहे हैं, तो उनके लिए ऑटोकैड, स्टैड प्रो, ईटैप्स, रेविट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ये उन्हें आने ही चाहिए। जब वो पास हों तो उनके पास डिग्री के साथ साथ ये सॉफ्टवेयर के कोर्स के सर्टिफिकेट्स भी होने बहुत ज़रूरी है। अच्छा करोगे अपने लाइफ में अगर सॉफ्टवेयर सीख लोगे, सीधा से मेरा कहना ये है, बहुत अच्छा करोगे अगर सॉफ्टवेयर सीख लोगे। और कुछ लोग यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर लास्ट में सेशन रखूंगा Q&A का, तो मैं उसमें बिल्कुल आंसर दूंगा। मैं इधर आप क्वेश्चंस देख रहा हूँ सभी के, तो मैं लास्ट में उन सभी का आंसर दूंगा। फिर बात करते हैं स्केचअप, ArcGIS, SAP 2000, MX Road, ये सब बहुत ही ज़रूरी सॉफ्टवेयर है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, बहुत ही ज़रूरी। स्केचअप में हम क्या करते हैं, 3D मॉडलिंग करते हैं। ArcGIS जो हम लोग सर्वेइंग पढ़ते हैं, जो हम सर्वे के बारे में जानते हैं, ArcGIS की मदद से हम सर्वेइंग के बारे में पढ़ सकते हैं। सर्वेइंग की नॉलेज कंप्यूटर में कैसे शेयर करें, कंप्यूटर से कैसे हम उसको इन्हांस करें, कैसे हम उसमें सारे चेंजेस करें, तो हम ArcGIS की मदद से वो चीज़ें कर सकते हैं। जो हम सर्वे ऑफलाइन करते हैं, मतलब जो हम मैनुअली करते हैं, वो हम सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। SAP 2000 एक सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल एनालिसिस की सॉफ्टवेयर है, जो ईटैप्स का एडवांस वर्जन है। आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। MX Road एक रोड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। आप सभी ने हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि MX Road क्या कर सकता है। अब आप इस सेशन में जुड़े हैं, आप जिस भी ब्रांच के हो, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन किस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, बहुत लोग अभी बीटेक सिविल डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक करेंगे, उसके बाद आप आगे भविष्य में और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ों को जानेंगे, तो आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की मदद से किस फील्ड में, किस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमेटिव, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी, मतलब इन सारी इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ कैड आता है। कैड बहुत ज़रूरी है आज की डेट में,
एक अगर आप सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इनफैक्ट अब तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कैड आ गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी कैड की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए भी जो सर्किट्स वगैरह डिज़ाइनिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक में जो सर्किट वगैरह डिज़ाइनिंग होती है, वो भी हम ऑटो कैड पर डिज़ाइन कर सकते हैं। आर्किटेक्चर के जो लोग हैं, आर्किटेक्चर में अगर आप जाना चाहते हैं भविष्य में, सिविल इंजीनियर्स बहुत से लोग डिप्लोमा करने के बाद स्विच करते हैं कि उन्हें बीआर करना है या बीआर की फील्ड में जाना है। बहुत से बीआर के पहले डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी डिसाइपल आप इसमें चूज कर सकते हैं कि आप किस फील्ड के हैं और आपके लिए कैड कितना इंपॉर्टेंट है। एरोस्पेस, अगर आप डिप्लोमा करने के बाद अगर आप कुछ और इनोवेटिव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एरोस्पेस डिज़ाइनिंग में जाएं या आप कुछ एरोप्लेन वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ऑटोमेटिव मतलब जो अगर हम लोग कार वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, कार वगैरह की फंक्शनिंग डिज़ाइनिंग, उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की मदद से सीख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पीसीबी डिज़ाइनिंग भी आप इससे कर सकते हैं। कैड की मदद से हम लोग मैन्युफैक्चर तक कर सकते हैं। तो बेसिक सा, मैं अभी आपको इस मैन्युफैक्चरिंग वाला हिस्सा आप अभी लास्ट में अच्छे से समझोगे, जब मैं आपको भी लास्ट में एक वीडियो दिखाऊंगा तब आप अच्छे से समझ पाओगे। अब बात करते हैं कैड की पावर क्या है। बेसिकली जो कैड है हमारा, उससे हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, आप इसमें देख पाएंगे कि एवरेज कैड इंजीनियर की सैलरी क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं, भविष्य में हमें जॉब करनी है, हमें पैसा कमाना है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं जो कि हम आगे यूज़ कर पाए। तो उस नॉलेज का हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, वो हम इस पीपीटी की मदद से आपको दिखाना चाहते हैं कि एक बेसिक एवरेज कैड इंजीनियर की सैलरी कितनी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप बेसिक से कैड अगर आपको आता है, और ये मैं आपको कहीं से, मैंने खुद से नहीं बनाया कहीं से, ये मैंने आपको 2 वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की है। glassdoor.co.in बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ी वेबसाइट है जो कि आपको जॉब्स वगैरह के बारे में बताता है। एम्बिशन बॉक्स, ये भी जॉब ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताता है। तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि एक एवरेज कैड इंजीनियर की, अगर आप डिप्लोमा के बाद जॉब करना चाहते हैं, अगर आप डिप्लोमा के बाद पैसे कमाना चाहते हैं, बेसिकली जॉब करने का मतलब पर्पस ही यही है कि आपको पैसे कमाना है, तो हम कैसे कमा सकते हैं। अगर आपने कैड सीख लिया तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एवरेज रेंज जो है 32,000 तक आप कमा सकते हैं। फिर यहाँ पे एस्टिमेटेड टेक होम सैलरी 18 से 25,000 तक, 20,000 तक आप इजिली कैड की मदद से कमा सकते हैं। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये लोग कह रहे हैं, मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। मैंने भी डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा फाइनल ईयर में मैंने ऑटोकैड सीख लिया था, और मुझे पता है जो लोग ऑटोकैड नहीं सीखे थे उन्हें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, कैसे उन्हें जॉब मिलने में दिक्कत हुई थी। तो ऑटोकैड कुछ ना सीखना तो ऑटोकैड जरूर सीख लेना अगर पैसे कमाने हैं तो। आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, मैंने जब आपकी बात की फ्यूचर की या स्कोप की, कि जो कैड का जो भविष्य है, कैड का जो भविष्य है वो क्या है, कैड का भविष्य क्या है। अब आप इस घर को देख पा रहे होंगे, अब इसमें मैकेनिकल वाले भी ध्यान से देख सकते हो, वो भी थोड़ा बहुत उनके भी मतलब का है। अब इस घर को आप देख पा रहे हैं, ये घर जो है, अगर मैं कहूँ रोबोट्स और कंप्यूटर की मदद से बनाया गया है, तो आप यकीन करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपको करना पड़ेगा यकीन इस चीज़ को, क्योंकि ये जो घर आप देख रहे हैं, ये twasta.construction करके वेबसाइट है, आप वहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये कैसे बनाया गया। बाकी मैं आपको वीडियो भी इस पीपीटी के एंड में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड होम। 3D प्रिंटिंग अगर आप जानते हैं तो हम सॉफ्टवेयर की मदद से, फॉर एग्जांपल ये माउस भी प्रिंट कर सकते हैं, पर माउस प्रिंट कर सकते हैं मतलब माउस को बना सकते हैं, इसका फंक्शन कैसी हो सकती है। तो 3D प्रिंटिंग की मदद से IIT मद्रास के या IIT चेन्नई आप कह सकते हैं, पहला 3D प्रिंटेड घर
बनाया गया है। Toasta Manufacturing Solutions has built a full-scale 3D house using 3D printing technology। मतलब सिविल इंजीनियरिंग किस हद तक जा सकती है, कि उसका क्या स्कोप है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। Toasta first structure is single story house, a 600 square feet unit located at IIT मद्रास कैंपस। यानी IIT चेन्नई के कैंपस में ये बिल्डिंग या ये घर 600 स्क्वायर फीट का है, बनाया गया है और कंप्लीटली सॉफ्टवेयर या 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। तो मैं अब आपको पहले इसके बारे में दिखा देता हूँ कि कैसे बनाया गया है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। तब आपको समझ में आएगा। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस के बारे में देखिए। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 21 दिन में। और ऐसा नहीं कि इसको में आप रह भी सकते हैं। स्टेज पहले देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड में दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये जो आप फ्लोर प्लान यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो फ्लोर प्लान है ये ऑटोकैड की मदद से बनाया गया है। बहुत से लोगों ने फ्लोर प्लान्स देखे होंगे, बहुत से लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने ना, देखिए ये फ्लोर प्लान सभी ने देखा है। अगर आप ईडी में भी काम करते हैं, ईडी भी देखते हैं, तो फ्लोर प्लान सभी ने देखा है। तो देखने से बनाने तक का सफर आपको तय करना है कि आपने सिर्फ हाथ में लेके देखा है कि अच्छा नक्शा ऐसा होता है बिल्डिंग का, तो अब आप उसको देखने के अलावा उसको आपको बनाना भी सीखना पड़ेगा। और अगर वो बनाना आपने सीख लिया, तो मैंने आपको अभी पावर ऑफ कैड दिखाया था कि कैड की पावर क्या है और कैड आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, बेसिक प्लानिंग, किसी भी प्रोजेक्ट में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बेसिक प्लानिंग है। हमने यहाँ से काम शुरू किया, अब हमें इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस हम लोग तैयार करते हैं। तो बेसिक स्टेप होता है प्लानिंग। ठीक है, तो ये ऑटोकैड के बारे में था ये थोड़ा सा। अब डिज़ाइन डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये स्केचअप एक सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं आपको भी बता रहा था, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कैसे सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कैसे हम बनाते हैं। तो बेसिक सा एक ओवरव्यू आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये है एक स्केचअप सॉफ्टवेयर, जिसमें आप लाइव मॉडल तक बना सकते हैं। लाइव मॉडल तक आप बना सकते हैं कि आप कैसे कैसे आपका मॉडल दिखेगा, क्या क्या उसकी फीचर्स होंगी, क्या क्या उसकी फंक्शनैलिटी होगी। तो पहले उन्होंने प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद सेकेंडली इन्होंने सॉफ्टवेयर की मदद से वो मॉडल या वो घर दिखने वाला कैसा होगा उसकी डिजाइनिंग की। अब बात करते हैं स्टेज 3, प्री प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन से पहले उसे कैसे बनाया गया। तो देखिए, ये हमने सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है फ्यूजन 360 का, ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 का। यहाँ पे हमने बिल्डिंग को कैसे प्रिंट करेंगे 3D। अब आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कर लीजिए। 3D प्रिंटिंग करते हैं हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से। तो वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, स्केचअप में घर बनाया कि वो दिखने में कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा। अब वैसा ही सेम मॉडल सॉलिड मॉडलिंग थ्रू हमने ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उस मॉडल को बनाया कि वो रियल टाइम में कैसा बनेगा। उस मॉडल को बनाया, उस मॉडल से एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक फाइल मिलती है जिसका होता है जी कोड, जिसे बोलते हैं। वो जी कोड हम 3D प्रिंटर में लगाते हैं। तो जो आप फाइल बनाए होंगे या जो आप प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो 3D प्रिंटर की मदद से सेम टू सेम वैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने मॉडल बनाया है एक सॉफ्टवेयर में। उस सॉफ्टवेयर की मदद से इसको रियल टाइम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये जैसा मॉडल है बना है ऐसा ही सॉफ्टवेयर पे बनेगा। आगे देखिए, अभी आपको दिखाई देगा। अब देखिए, ये जो मॉडल उन्होंने बनाया था, अभी आप सॉफ्टवेयर पे देख रहे थे, उस मॉडल को एक 3D प्रिंटर है, आपको जो येलो दिख रहा है, इस 3D प्रिंटर की मदद से इन्होंने प्रिंट किया है। प्रिंट ही कहेंगे, कंस्ट्रक्ट किया या बिल्ड किया है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर का काम है, उसने काम किया और अब
इसने बना दी। 5 लॉजिस्टिक्स। अब जो बना है ऑफ साइट का मतलब होता है कि जिस साइट पे हम बैठे हैं इस साइट के अतिरिक्त किसी और साइट पे काम हुआ है उसे हम ऑफ साइट कहते हैं। तो जब ऑफ साइट पे काम हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो मैं उसे वहाँ से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा के मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराऊंगा। मैंने ट्रांसपोर्ट कराया, अब देखिए ट्रांसपोर्ट होके ऑन साइट जा रहा है। ऑन साइट पहुंचने के बाद कैसे इनका असेंबली होगी, असेंबली का मतलब कैसे हम उसे फिक्स करेंगे वहां पे या कैसे रखेंगे। तो देखिए पहले फाउंडेशन का एक्सकैवेशन, और फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने हमेशा पढ़ा होगा। किसी भी प्रोजेक्ट की फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। पहले फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब उसकी असेंबली होगी, कैसे हम उसको असेंबल करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैसे कैसे जो ऑफ साइट प्रोडक्ट जो बना है, जो ऑफ साइट हमने बनाया है वो कैसे ऑन साइट पे रखा जा रहा है, कैसे उसको ऑन साइट पे हम फिक्स कर रहे हैं, कैसे हम उसको ऑन साइट पे लेके आ रहे हैं। देखिए आप लोग, आपको तो समझ में आएगा। और ये जो पार्ट्स जो आपको गैप्स दिख रहे हैं या जो बीच में आपको ब्रेकेज दिख रहा है, इसे हम कंक्रीट की मदद से ज्वाइन करेंगे और फिलिंग करेंगे। जो आप गैप्स देख रहे हैं इसे हम कंक्रीट की मदद से फिल करेंगे। अब ज्वाइनिंग देख लीजिए इसकी। देखिए यहाँ पे अभी आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि कैसे इसको रखा जा रहा है, कैसे आप समझ पा रहे हो कि क्या फंक्शनैलिटी हुई होगी इसकी, कैसे इसको आपने बनते हुए देखा आपने 3D में, फिर आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि कैसे पूरा प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक का काम शुरू हुआ। बहुत लंबी प्रोसेस है और बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत नॉलेज रिक्वायर्ड है इसके लिए। ट्रास्टेड इज अ डीप इंडस्ट्री। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया। स्टार्टअप की मदद से ये लोग 3D प्रिंटेड घर बना रहे हैं। अब आप देखिए कि पहला 3D प्रिंटेड घर कैसा दिखता है। अब उन्होंने बनाया, उन्होंने सारी चीज़ें यूज़ कर ली, उसके बाद इसको कैसा दिखने में बन रहा है, कैसा दिखने में लग रहा है, ये आप देख पाएंगे। तो उसको बाद में इसकी फिनिशिंग भी दी गई, उसको फिनिश भी किया गया, उसको फुल्ली फिनिश्ड पूरा मकान बनेगा। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं आप, ये भी 3D प्रिंटिंग की ही मदद से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लेयर बाय लेयर बना हुआ, तो ये 3D प्रिंटिंग का ही कमाल। कितने लोगों ने, अगर जो लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोगों के इसके बारे में पहले से पता था? कितने लोगों को इसके बारे में पहले से पता था कि उन्होंने देखा होगा कि एक हम घर बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग की मदद से? चलिए मैं उसका आंसर बाद में देता हूँ आपको। ये बात थी फ्यूचर ऑफ कैड की। अब मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर्स का एक बेसिक डेमो दिखाता हूँ, ऑटोकैड और स्टैडप्रो का, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। अब मैं एक सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ, इसका नाम है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020। बहुत से लोग इसके इंटरफेस से रूबरू होंगे, बहुत से लोगों को पता होगा कि ये कैसे काम करती है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। एक बेसिक सा एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि जो मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे हम डिज़ाइनिंग करते हैं, कैसे हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो एक बेसिक उसका छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ यहाँ पे कि कैसे हम डिज़ाइनिंग करते हैं ऑटोकैड की मदद से या ड्राफ्टिंग करते हैं ऑटोकैड की मदद से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमें एक बेसिक सा मान लीजिए हमें एक 10 फीट बाई 10 फीट का हमको एक वो बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? मैं सेटिंग्स कर लेता हूँ। यूनिट की सेटिंग सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर मुझसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यूनिट सेट करना कितना ज़रूरी है। यूनिट सेट करना कितना ज़रूरी है एक डिज़ाइनिंग के लिए ऑटोकैड पे। तो हम सबसे पहले यूनिट की सेटिंग्स करते हैं क्योंकि यूनिट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और जो यूनिट पे हमें काम करना है
वो यूनिट आपको जब प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो यूनिट आपको ज़रूर बताई जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें एक 10 बाई 10 का एक कमरा बनाना है, तो सीधी सी बात है, मैं 10 फीट बाई 10 फीट बनाना है, तो एक 10 फीट का हम एक एग्जांपल लेंगे और 10 फीट की एक लाइन खींच देंगे। फिर हम मान लीजिए 10 बाई 12 का बनाना है, तो 12 ले लिया और 12 पे लाइन खींच दी, ठीक है। फिर 10 ले लिया, फिर हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब ये देखिए बेसिक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है कि हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। यही आप लोग ईडी में ड्रॉ करते थे, यही आप इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब में आप ड्रॉ करते थे, तो आपको उसमें पता होगा कि हम कैसे करते थे। ड्राफ्टर की मदद से करते थे, पेंसिल, स्केल, इरेजर, इन सब की मदद से हम ड्रॉ करते थे और हम उसको बनाने में कितना समय लेते थे हम जानते हैं, ठीक है। अब उसी चीज़ को अगर हम बात करते हैं, अगर हमें इसमें बाउंड्री वॉल दिखाना है, अगर हमें इसमें एक बाउंड्री वॉल दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। सिंपल सा एक टूल है ऑफसेट, जिसका हम यूज़ करके ऑटोकैड में इजीली बता सकते हैं कि हम कैसे उसको एक वॉल में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा, नाइन इंचेस की वॉल का मैंने थिकनेस लिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इसको एक बेसिक सा एक बॉक्सी शेप दे दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इन्हें हम ट्रिम करेंगे। यहाँ से गए, बेसिक सी चीज़ें हैं, टूल्स का मदद करके आप इजीली इन्हें यूज़ कर सकते हो। और अब अगर आपको यहाँ पे एक रूम का पार्टीशन देना है, अगर यहाँ पे आपको एक डोर लगाना है, या आप इजीली आप अगर एक यहाँ से दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे बेसिक सी विंडो है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत सारे टूल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे आपकी डिज़ाइनिंग के लिए, आपके प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और मॉडल को बनाने के लिए। तो एक बेसिक सा मैं यहाँ पे आपको डोर लगा के दिखाता हूँ। डोर की डायमेंशन में ले लेता हूँ 3 फीट। यहाँ पे गए और यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया। अब इजीली आप यहाँ से इसकी एक्सेस देख पाएंगे कि यहाँ से आपकी एक्सेस हो जाएगी और इसी में ही आप अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना भी चाहते हैं इसके अंदर, तो आप बेसिकली यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे लिख दिया लिविंग रूम, लिविंग रूम लिख दिया। अब आप इसकी एरिया को, इसके साइजेस को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गए आप, तो आप इसके साइज को भी बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, आप इसको डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसकी यहाँ पे हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये 10 इंचेस कर दिया। अब आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये इसकी डायमेंशन क्या थी, तो मैं इसकी बेसिकली इसकी डायमेंशन भी दे सकता हूँ, डायमेंशन भी दिखा सकता हूँ कि डायमेंशन क्या है इसकी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये कितना था 12, तो यहाँ पे आपको 12 फीट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये कितना था, तो मैं इजीली यहाँ पे आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि ये कितना था 10 फीट्स। तो 12 बाई 10 फीट्स का एक बेसिक सिंपल सा एग्जाम्पल हो कि समय लिमिटेड है हमारे पास, हमें बताना आपको बहुत सी चीज़ें हैं, तो उस लिमिटेड समय के चक्कर में मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ कि हम बेसिक सी ऑटोकैड में क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको इस बेसिक सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सी नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। और ये तो एक बेसिक ऑटोकैड का एक बेसिक सा एग्जांपल है। अभी मैं आपको स्टाइल प्रो के सॉफ्टवेयर को भी दिखाता हूँ, जिसमें हम बिल्डिंग डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। आगे बढ़ के मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। और
2D मॉडल्स को हम 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टाइड प्रो दिखाता हूँ। स्टाइड प्रो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है उसका हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट खोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बेसिक से एक बीम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं बेसिक से आपको यहाँ पे बीम की डिजाइनिंग करके दिखाना चाहता हूँ कि बीम हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी जो ग्रिड है ये मेनली एक 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो इस ग्रिड को हम क्लिक करते हैं और एक हम 1 मीटर की एक सिंपल सी बीम को बनाते हैं। ये एक 1 मीटर की बीम का एक वायर फ्रेम स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। अब इसी वायर फ्रेम स्ट्रक्चर की मदद से हम इसमें बीम बनाएंगे। बीम के बाद उस पर क्या लोड पड़ेगा वो दर्शाएंगे, कौन सा सपोर्ट है और फिर कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा, वो सारी चीजें हम एक बेसिक सी डिजाइनिंग आपको बता रहे हैं जो आप लोगों ने आरसीसी के सब्जेक्ट में पढ़ी होगी। डिजाइन अ बीम, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम, ये स्पेसिफिकेशन की बीम आपको डिजाइन करनी है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर जनरल इसकी प्रॉपर्टी देंगे। प्रॉपर्टी में हम इसकी डायमेंशंस क्या रहेंगी वो बताते हैं। तो मान लीजिए 250 बाई 300 mm की एक बीम बनाने जा रहे हैं। ठीक, ऐसा ही आप लोग को आरसीसी के सब्जेक्ट में देखने को मिलता होगा, जिसमें आप लोग देख पाते होंगे कि आप कैसे आपको बीम बनानी है, कैसे आपको प्रॉपर्टी उस पर लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया और एक छोटी सी 1 मीटर की एक बीम का एक 3D मॉडल स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। ये बीम पे हम कैसे लोड लगाएंगे, क्या क्या इस पे इफेक्ट्स आएंगे ऑन लोड। और आप लोग को पता होगा कि आरसीसी में जब हम बीम डिजाइन करते हैं तो 1 मीटर स्पैन के लिए ही डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी रिलीज की तरफ सपोर्ट लगाएंगे, क्रिएट। अब इसके सपोर्ट जो है वो इनके एजेस पे लगते हैं। तो हम एक फिक्स सपोर्ट बीम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम एक फिक्स सपोर्ट बीम बना रहे हैं। आप सपोर्ट्स को यहाँ पे खुद से क्रिएट कर सकते हैं। फिक्स्ड, पिन, फिक्स्ड बट, इंक्लाइंड, फाउंडेशन, इन्फोर्स्ड, जितने भी टाइप के यहाँ पे आपके सपोर्ट्स हैं वो सारे सपोर्ट्स आप इसमें लगा के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पर मैं सपोर्ट लगा चुका हूँ। और ये 2 सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बेसिक से सॉफ्टवेयर से पहले बता रहा हूँ, ताकि आप उसके मैं आपको लास्ट में भी अपने नंबर शेयर करूँगा। आपको कोई डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डिटेल में तो आप मुझसे वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट लग गया है। अब इसके ऊपर हम लोड लगाते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। पहले वायर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद सपोर्ट लगाएंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, उसके बाद सपोर्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लोड लगाएंगे। तो बेसिक सा लोड यहाँ पे हम लोड डेफिनेशन बना लेते हैं। हम इसके ऊपर एक डेड लोड लगाएंगे, देन हम इस पर लाइव लोड लगाएंगे। और डेड लोड और लाइव लोड के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि डेड लोड और लाइव लोड क्या होता है। तो डेड लोड पे जाएंगे, हम इसके ऊपर सेल्फ वेट लगाएंगे। तो सेल्फ वेट एक तरीके का डेड लोड ही होता है, तो पहले सेल्फ वेट हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद जो मेंबर का लोड है, मान लीजिए हम इसके ऊपर यूनिफॉर्म फोर्स लगाएंगे, क्योंकि बीम का जो लोड होता है वो बराबर से उस पर डिवाइड किया जाता है। उस पर हम जो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो इसमें हम स्टेप यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम क्या कर रहे हैं, उसमें बराबर से उस पर लोड लगा रहे हैं। और जब कॉलम बनाते हैं तो कॉलम पे हम कंसंट्रेटेड फोर्स लगाते हैं, उसको हम पी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए इस पर -4.5 किलो न्यूटन पर मीटर का हम इस पर लोड लगा रहे हैं।
माइनस में क्यों? क्योंकि हमारी डायरेक्शन जो जनरल कोऑर्डिनेट होता है, जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और जो हमें लोड लगाना होता है वो लोड ऊपर से नीचे लगाते हैं। जब ऊपर से नीचे लगाते हैं तो हम उसे माइनस में लगाएंगे, ठीक है। चाहे -4.5 किलोमीटर पर मीटर लगा दिया, ऐड कर दिया, देन हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखिए बन के आ जाएगा। अब उसी तरीके से हम लाइव लोड लगाएंगे। तो लाइव लोड लगाने के लिए हम दोबारा से मेंबर लोड पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे -5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये सब वैल्यूज़ मैंने मेरी प्री असाइंड वैल्यूज़ हैं, इनको वेरीफाई आप IS 456-2000 से कर सकते हैं, और वहीं से सारी वैल्यूज़ आपको भी लेनी पड़ेंगी। या आपको जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब आप उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, तो आपको वैल्यूज़ वही की IS 456-2000 की मदद से ही लेनी पड़ेगी, जो कि जनरलाइज्ड डेड लोड और लाइव लोड की कुछ वैल्यूज़ उसमें प्री असाइंड हैं, जो हम यहाँ पे इस पे असाइन टू व्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक डेड लोड का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे कर देंगे। ये जो बीम सिलेक्टेड है इस पे कर देंगे डेड लोड। देखिए जो डेड लोड लग के आना चाहिए वो इस पे लग के आ रहा है, ठीक है। 4.5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके इस पे लग रहा है, ठीक है। ये डेड लोड है। अब लाइव लोड को भी हम इस पे असाइन कर देते हैं। अब देखिए ये डेड लोड था, ये लाइव लोड है, दोनों इस पे इजीली लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक बार चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, तो परफॉर्म एनालिसिस पहले कर देते हैं, फिर डिज़ाइनिंग पे जाएंगे। अब हम डिज़ाइनिंग के लिए कंक्रीट डिज़ाइनिंग का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम कंक्रीट की डिज़ाइनिंग करेंगे। अब कंक्रीट डिज़ाइन करने के लिए जितने लोग यहाँ पे भी लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि कंक्रीट डिज़ाइनिंग के लिए हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं, कौन सा डिज़ाइन कोड हम यूज़ करते हैं कंक्रीट डिज़ाइनिंग के लिए। मैं अभी चैट बॉक्स में जो भी यहाँ पे लाइव सेशन में जो चल रहा है, यहाँ पे मैं अभी देख लूँगा कितने लोगों का सही है, और अभी जब क्वेश्चन आंसर सेशन जब रखूँगा तब आप लोग को मैं बता दूँगा। तो आपका समय समाप्त होता है, अगर आप नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं। IS 456 का हम यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कंक्रीट डिज़ाइनिंग की। पहले कंक्रीट डिज़ाइनिंग का तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देख भी लिया होगा। स्टील डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं वो आप लिख के बता दीजिए। तो आप पैरामीटर्स चूज करते हैं, पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, IS 456 कमांड करते हैं डिज़ाइन बीम, डिज़ाइन बीम पे गए और यहाँ पे चूज कर लिया। अब बीम के डिज़ाइनिंग के सामने क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, तो उसको अभी बताना है हमें कि हम जो बीम डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कौन सी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कौन डिज़ाइन बीम, और असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स पे जाके असाइन करेंगे, तब ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, तब ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इसका मतलब अब जो स्टैट प्रो का जो कमांड है वो ख़त्म हो चुका है और बीम डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी हमें चेक करना है, एनालिसिस करनी है कि हमारी बीम डिज़ाइन हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 0 एरर्स 1 वार्निंग 0 नोट्स। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है और हमारी बीम जो है वो डिज़ाइन हो गई है। तो व्यू आउटपुट फाइल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिजल्ट्स देख लेंगे कि हमारी बीम जो डिज़ाइन हुई है उसमें कितना कंक्रीट लग रहा है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको रीइंफोर्समेंट भी दिखाई दे रहा है। लेंथ 1000 थी, M30 कंक्रीट के ग्रेड को यूज़ किया गया, Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ किया गया है। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसने कवर अपने आप ले लिया है 25 mm का, ठीक है। अब यहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट की बात करें। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जितना हम इसमें स्टील देते हैं, स्टील का मतलब
सरिया हिंदी में बात करें अगर, कितना हम इसमें यहाँ पे देते हैं, तो किस स्पैन पे हमें कितने स्क्वायर मीटर mm रिइंफोर्समेंट चाहिए वो यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कितनी लेयर पे और कितने नंबर ऑफ बार्स देते हैं। देखो सिविल इंजीनियरिंग में कंक्रीट डिजाइनिंग का मतलब ही यही होता है कि कितने अमाउंट ऑफ कंक्रीट लग रहा है, कितने अमाउंट ऑफ स्टील लग रहा है, और स्टील कहाँ पे कितना लग रहा है और कितने नंबर पे लग रहा है, कितने नंबर्स ऑफ बार्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है 3 बार्स ऑफ 10 mm डाया। 10 आई जो बना हुआ है उसका मतलब होता है 10 mm डाया। 10, 12, 8 जो भी डाया के बार्स आते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और अगर आप अपना स्पेसिफाइड बार चूज करना चाहते हैं कि आप मिनिमम 8 mm रखना चाहते हैं, मैक्सिमम 12 mm रखना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें ऑप्शंस होता है, वो सारी चीज़ें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। M30 कंक्रीट यूज़ किया गया है, M30 के बजाय M25 भी आप यूज़ कर सकते हैं। कवर वहाँ पे 25 था तो आप कवर 30, 40, 50 जो कवर आप डालना चाहें, लेकिन इतना नहीं देते हैं। जो कवर आपकी स्पेसिफाइड आपको ज़रूरत है तो वो आप यहाँ पे कवर दे सकते हैं। यहाँ पे शेयर इन्फोर्समेंट दिया गया है। अब आपको यहाँ पे ये भी दिखाई दिया जाएगा कि कंक्रीट कितनी लगेगी। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आप देख पा रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगी, यानी 1 मेट्रिक क्यूब मीटर। समझ सकते हैं आप कितना होता है, बिजली आपने हाथ से मेजर कर सकते हैं कि 1 मेट्रिक क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगी इस पूरे बीम को बनाने के लिए। और यहाँ पे आप डायमीटर देख पा रहे हैं। 8 mm डाया के बार जो यूज़ किए उनका वेट कितना है, उनका 21 है न्यूटन में, और 10 mm का बार का वेट कितना है न्यूटन में, 30, टोटल 51 न्यूटन। ये तो बात हो गई आपकी डिजाइनिंग की। अब अगर हम बात करते हैं एनालिसिस की, तो इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे। तो एनालाइज कैसे करते हैं, एनालाइज का मतलब इस पे जो लोड लग रहे हैं या इस पे जो हम इफेक्ट्स आएंगे तो वो कैसे आएंगे। तो अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन की, अगर इसका हम डिफ्लेक्शन देखना चाहें तो उसमें इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ इसकी मदद से आप इसमें रिफ्लेक्शंस जो हैं, ये पहले आपको शेयर फोर्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ कि इसमें आप इसमें शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स इन वाई डायरेक्शन, शेयर फोर्स इन जेड डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिखा रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स कहाँ पे कितना है, मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पे कितना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अब आपको बताते हैं कि बीम में आपने देखा होगा, डिजाइनिंग में पढ़ा भी होगा कि जो कंक्रीट डिजाइन है और डिफ्लेक्शन कहाँ पे कितना आएगा, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस 0.6 पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद हम कंक्रीट डिजाइनिंग की बात करो। देखिए ये है कंक्रीट डिजाइनिंग, बीम नंबर 1, डिजाइन कोड IS 456/2000। ठीक है। यहाँ पे 3 बार्स ऑफ 10 mm डाया, जो आपको अभी मैंने आपको एक शीट दिखाई, बार्स के बारे में दिखाया गया था, जिसमें आपको नंबर ऑफ बार्स के बारे में दिखाया गया था, वो ये है, वो यहीं पे आपको दिख रहा है कि हम इस तरीके से कंक्रीट डिजाइनिंग करते हैं। बेसिक से ये तो एक कंक्रीट का था, बेसिक से आपको एक कंक्रीट की डिजाइनिंग थी। अगर आप चाहें तो पूरी पूरी बिल्डिंग भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो एक बिल्डिंग भी आप इसमें इजीली डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा कैसे हम डिजाइनिंग करते हैं। तो देखिए वायर फ्रेम स्ट्रक्चर आ गया इसमें। और अगर हम बात करें इसमें प्रॉपर्टीज की, तो हम बीम कॉलम की प्रॉपर्टीज सॉरी दे सकते हैं। तो कॉलम हम सर्कुलर रखते हैं, मान लीजिए 450 mm का हम कॉलम कर लेते हैं और बीम कर लेते हैं
अब इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम प्रॉपर्टीज देते हैं। एक बेसिक सा ओवरव्यू दिखा रहे हैं आपको 3D में कैसा आपको बिल्डिंग डिजाइनिंग का लगेगा। देखिए एक आपको दिख रहा होगा इसमें वायर फ्रेम स्ट्रक्चर से मैंने कैसे एक बिल्डिंग के मॉडल को बना दिया है। अब इसी बिल्डिंग के मॉडल के ऊपर भी हम एनालिसिस डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आज समय कम था तो मैंने आपको बेसिक से एक बीम का डिजाइन बताया और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको अगर कोई भी बिल्डिंग डिजाइनिंग की या ऑटोकैड में कोई इशू है या कुछ ऑटोकैड में आप सीखना चाहते हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं नया, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का सेशन मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। समय सीमित है हमारे पास, तो आज के सेशन को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। लर्न कैड एंड ट्रांसफॉर्म योर विजन इनटू रियलिटी, ये मेरा कहना है। हमेशा से मैं कहता आया हूँ यही चीज़ कि कैड सीखो और अपना जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में बदलो। अगर अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल आईडी मौजूद है। आप यहाँ पे मुझसे अपनी कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। और अभी इस सेशन में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप अपने क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चंस को मैं आप देख पाता हूँ यहाँ पे क्या क्या आपने क्वेश्चंस का भेजा है, तो मैं वो देख लेता हूँ। आफ्टरनून एवरीवन। सर मैकेनिकल में कैड नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। विकास क्रिएशन करके जो है उन्होंने मैसेज किया है मैकेनिकल का। सर मैकेनिकल का नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। कल 1 बजे आ जाना लाइव, मैकेनिकल का पढ़ाएंगे और मैकेनिकल में भी कोई नई चीज़ें जो है वो भी बताएंगे आपको। जैसे आज आपको एक नई चीज़ दिखाई। सर कार डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं? सिग्मा सार्थक का क्वेश्चन आया है कि कार डिज़ाइनर हम कैसे बन सकते हैं। सार्थक कल 1 बजे सेशन में जुड़ना मुझसे। कैम पढ़ाऊंगा, कैम के बारे में बताऊंगा कि कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। उसी में सॉलिड वर्क्स नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप कार की डिजाइनिंग कर सकते हो। कार को कैसे डिजाइन करोगे, कार कैसे फंक्शन करेगी, ये तक डिजाइन कर सकते हो। और एक और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताएंगे, इसका नाम है एनसिस। उसके बारे में भी बताएंगे आपको। इसकी मदद से आप कार का सिमुलेशन कर सकते हो कि कार अगर जा रही है और इम्पैक्ट करती है या लड़ जाती है कहीं पे, तो उस इम्पैक्ट की वजह से जो आपका आगे का जो हिस्सा है या साइड से इम्पैक्ट करता है या पीछे से इम्पैक्ट करता है, ये सब चीज़ें भी आप उसमें कर सकते हैं। कितना डैमेज होगा, कितना ब्रेकेज होगा, ये तक आप उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है सार्थक, आपको कल जुड़ना है 1 बजे, तब मैं आपको बताऊंगा। सर हाउ टू मूव इन डिज़ाइन फील्ड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अमेजिंग फॉर यू का एक क्वेश्चन आया है कि सर हाउ टू मूव इन डिज़ाइन फील्ड। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, सॉफ्टवेयर सीख लो, अपने आप डिज़ाइनिंग फील्ड में मूव कर जाओगे। सॉफ्टवेयर पे काम करना आ जाएगा, डिज़ाइनिंग अच्छे से कर लोगे और बेसिक से सीखो, एंड तक जाओ। कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में अगर सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हो तो लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं। आप बहुत इजीली सब कुछ सीख सकते हैं। अमित मौर्य, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ से कोर्स किया है। सॉलिडवर्क बेसिक आपके यहाँ से सीखा हुआ है, गुड। और इसमें IS 456 उन्होंने आंसर दिया है। पंकज कुमार, विशाल कुमार प्रजापति, हाँ स्टील का 2000 नहीं, स्टील का 800 होता है। पूनम यादव, हैप्पी लर्निंग सर बोल रहे हैं। अच्छा, किसी और का कोई सवाल हो तो उसमें लिख के भेज सकता है, वरना मैं इस सेशन को यहीं पे ओवर करूंगा। या चैट में आप मेंशन कर सकते हैं अपने कमेंट्स को, मैं उसका रिप्लाई आपको वहीं पे दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव जुड़े। और अगर आप इस लाइव को बाद में देखते हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको बहुत सी नई चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिखाने वाला हूँ। मेरा नाम था राकेश श्रीवास्तव।
from Software India Lucknow. Thank you for watching the session. Have a nice day and happy learning.